अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह का सितारा। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज़ खान और उम्मीद करती हूं अपनी सुबह का आप लोग आगाज़ कर चुके होंगे। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम में बहुत ही ख़ास मेहमान जनाब मौजूद हैं और किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। हमारे आज के जो सेलिब्रिटी स्टार हैं, दोनों ही सेलिब्रिटी हैं। सेलिब्रिटी बनाने के पीछे जो शख्सियत होती हैं, जो लोग होते हैं, आज ज़रा मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रही। शो स्टॉपर तो आपने सुना होगा, लेकिन शो रनर जो है, आज उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे जो आप टीवी शोज़ पर बड़े बड़े टॉक शोज़ देखते हैं, बड़े बड़े स्टार्स देखते हैं। उनको बनाने के पीछे एक ख़ास शख्सियत हैं, उनका हाथ है। उनसे आज उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और उनके साथ जो तशरीफ़ रखती हैं बहुत ही हमारे आज के ख़ास मेहमान। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, अल्फाज मेरे पास कम है। सारी ज़िंदगी हमेशा आपके लबों पर मुस्कुराहट बिखेरते रहे हैं, ये तो एक इनका तारुफ़ है ही। लेकिन उसके साथ साथ अ वेरी हम्बल पर्सनालिटी, अ वेरी काइंड पर्सन, नन अदर देन इफ्तिखार ठाकुर साहब और जनाब इरफान असगर साहब। वेलकम टू द शो। और ख़ास तारुफ़ हमारे मेहमानों का एक जो अलग है, जो आज के प्रोग्राम में भी आपको जिसकी झलक दिखाई देगी, वो जनाब इनकी बहुत पुरानी दोस्ती भी है। तो कितना पुराना ये दोस्ती का बाब है, ज़रा आगाज़ वहाँ से करते हैं, फिर बहुत सारी बातें जनाब इनसे करेंगे। ठाकुर साहब, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात ही आपने गलत की कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। मॉर्निंग शो की होस्ट जो खातून होगी उसके पास अल्फाज नहीं होंगे तो वो शो कैसे चलाएगी? और मैं कई हज़ार साल से आपको देख रहा हूं। कई हज़ार साल मैं 1000 साल ही कहूँगा, क्योंकि जब दुनिया न्यूज़ पे थे तब भी आपके साथ आमना सामना रहता था। आपके पास अल्फाजों का एक पूरा अंबार है, एक पूरा स्टोर है, जिसकी वजह से इतने अरसे से आप टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर छाई हुई हैं। मैंने आपके शो के बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़े हुए हैं, इसलिए आप मेरे सामने नहीं ये कहिएगा कि भाई मेरे पास अल्फाज नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। बिया जी, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। जो टेलीविज़न की स्क्रीन है ना जी, इसके ऊपर सबसे मुश्किल जो कैरेक्टर होता है ना करना, वो ये होता है जो आप कर रही हैं, होस्ट करना। और उसके पास अगर अल्फाज नहीं होंगे तो फिर हम दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। मैंने आपके तारुफ में एक लफ्ज़ कहा कि अ वेरी हम्बल पर्सनालिटी। तो ये वैसे ही कोई तारुफ, एक फॉर्मल तारुफ नहीं था। आपको शायद हमारी पहली मुलाकात याद नहीं होगी, मैं रिमाइंड करवा देती हूँ। इन 2009 जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में, इरफान साहब हम थे, तो मैं और मेरी फ्रेंड, पता चला जनाब के ठाकुर साहब आए हैं। तो वो आज तक तस्वीर मेरे पास पड़ी। हालांकि बहुत सारे लोग आते हैं तो कभी इतना तस्वीर बनाने का कभी क्रेज़ नहीं हुआ, लेकिन इनकी मेमोरी में नहीं होगा, लेकिन वो तस्वीर मेरे पास भी याद है। तो वो बड़ी अच्छी एक वो डिटेल, एक मुलाकात इनसे वो रही। आज मुझे पता चला कि मुझे ये हल्का सा बगलोल भी समझ अच्छा, गुड मेमोरी, यू हैव अ गुड मेमोरी। सज्जाद साहब पाकिस्तान टेलीविजन के डायरेक्टर थे, कोयटा टेलीविजन। अच्छा, क्या बात ये सज्जाद साहब थे, मैं था, और आप वहाँ मैंने थोड़ी सी बात भी की थी। यस यस यस। और उसके बाद आपके साथ तस्वीर हुई। उसके बाद आप जब पहली दफ़ा होस्ट के लिए आई तब भी मुलाकात हुई। भाईजान के साथ मुलाकात मुझे आज तक याद है, एयरपोर्ट पे हुई थी। तो कौन ये किस्सा कौन सुनाएगा? इरफान साहब से आगाज करूं या ठाकुर साहब आप सुनाएंगे? तो मेरी इतनी लंबी मेमोरी नहीं है। हाँ, ये मैकलेनी से हम वैसे आज जो गेस्ट यही है, हम दोनों तो वैसे ही शामिल वाजा टाइप। आज हकीकतें बहुत सारी खुलेंगी। अरे अल्लाह अकबर, आज बहुत सारी हकीकतें खुलेंगी। आज अगर मैं आपके सामने नबिया जी बैठा हूँ ना यहाँ, ये मेरे लिए शायद इस ज़िंदगी का सबसे अच्छा मौका हो और मेरी सबसे बड़ी खुशी हो कि मैं इरफान साहब के साथ एक ही सोफे पे बैठा हूँ। अरे अल्लाह। आज इफ्तिखार ठाकुर जो आपके सामने खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, इसकी वजह जो है ना जी, वो इरफान साहब है। ये कितने कैरेक्टर जो आपके सामने मेरी ज़िंदगी के आए, मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई ये मेरे अंदर हो सकते हैं। ये एक्सप्लोर इन्होंने किया आपके अंदर। सबसे ज़्यादा कैरेक्टर इन्होंने मेरे अंदर से एक्सप्लोर किए, और मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा बहस भी इन्हीं के साथ मैंने ज़िंदगी में की। वरना मैंने कभी किसी के साथ बहस नहीं की, मेरी ऐसी हैसियत ही नहीं कि मैं किसी के सामने बहस करूँ। लेकिन इरफान साहब जब कैरेक्टर निकाल के लाते थे ना, मेरा ख्याल है कि ऑफिस में शायद सबसे पहले ये आते थे, उसके बाद मैं आता था। बाकी सारे हमसे बाद में आते थे। वो तो आते थे 2 बजे का टाइम है तो वो आते थे 2 बजे या 2:15 बजे। इरफान साहब का टाइम अगर दफ्तर के अंदर 9 बजे है तो ये आते थे 7:45 बजे। 1.25 घंटा पहले कोई आता है दफ्तर।
और मैं आता था 12 बजे, सही। यानी मैं भी 1-1.5 घंटे, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ बड़ी बहस होगी इस बात की। और जब तक ये मेरे अंदर कैरेक्टर को पूरा का पूरा दाखिल ही ना कर देते थे, तब तक मेरी जान छोड़ते नहीं थे। मैं बड़ी जान छुड़ाई। लेकिन आज जो कितने कैरेक्टर जो टेलीविज़न पे आपके सामने आते हैं, उसके मौजूद जो हैं, उनके मुहक्किक जो हैं, वो इरफान साहब ही क्या हैं। बात है, बहुत खूब। और मुलाकात भी बिल्कुल छोटी सी एयरपोर्ट के ऊपर कनेक्टिंग फ्लाइट। पहली मुलाकात? यस, कनेक्टिंग फ्लाइट थी। अच्छा, तब मीडिया में मुलाकात नहीं हुई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। कनेक्टिंग फ़्लाइट थी और मैं गुज़रते हुए मैंने देखा भाईजान वहाँ बैठे हैं, मैंने स्क्रीन पे देखा हुआ था। फिर मैं इनके पास आके बैठा, फिर वो पहली मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद 200 करोड़ मुलाकातें। अरे वाह। देखिए, अल्लाह का निज़ाम बड़ा मजबूत और बड़ा ही पावरफुल है। अल्लाह पाक ने जो स्क्रिप्ट लिखा होता है ना जी, वो आगे पीछे नहीं हो सकता। रब्बे कायनात ने वहाँ हमारी मुलाकात लिखी और उसके बाद एक सफ़र शुरू हुआ और आज आपके सामने आकर बैठ गए हैं। इससे आगे भी सफ़र जारी है। बहुत। इरफान साहब, आप भी ज़रा खामोशी तोड़िएगा, हमें बताएगा। आई मस्ट से कि यू आर वेरी लकी कि अगर आज के दौर में अगर कोई आपके साथ खुलूस रखता है या मोहब्बत रखता है, तो हम उस एरा से, उस दौर से अब ज़रा बाहर निकल चुके हैं। मुश्किल से ही ऐसे लोग मिलते हैं। तो कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे आप कुछ? अच्छा, ये बिल्कुल आई एम ब्लेस्ड इन सच अ वे कि मुझे इस तरह के दोस्त मिले हैं कि काफ़ी अर्सा ऐसा भी हुआ कि जिसमें मैं मीडिया में उस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं था, साइड पे हुआ था, तो उसमें भी मेरे फैमिली और मेरे घर वाले कह रहे थे कि यार, आपके जो सबसे ज़्यादा बड़ी कमाई है आपकी ये है कि अभी भी आप किसी से आपका ताल्लुक़ नहीं है, काम का ताल्लुक़, क्योंकि ये मीडिया थोड़ा सा काम है तो है, नहीं तो आपसे दोस्ती है, नहीं तो नहीं है। लेकिन वो अल्लाह ताला ने इसे ब्लेस किया मुझे कि उसके बाद भी अगर काम मैं नहीं कर रहा काम, बाकी लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने जिसको कॉल की तो उसने पहली या दूसरी बेल पे मेरी कॉल उठाई, तो वो मेरे लिए एक बड़ा प्रिविलेज है। और मेरे ख्याल यही मेरी कमाई है, यही जो मैंने खटा है। और ये पेरेंट्स का उनकी दुआएं हैं और सारा कुछ है, और दोस्तों का खलूस है, और वो जो चाहत है वही सारा शायद आगे लेके चल रहा है चीज़ों को। क्योंकि अगर हम स्टार्ट करें तो आई थिंक कि मैं उस टाइम का आदमी हूँ जब पाकिस्तान में पहला प्राइवेट चैनल आया था NTM के नाम से, तो उसमें एज ए ट्रेनी मैंने जो है वो ज्वाइन किया था। तो जैसे जैसे वो इर्तिका होता रहा और सारा कुछ, आज हम 100 चैनल्स में साथ बैठे हुए हैं और सब कुछ हो रहा है। दैट वाज द फर्स्ट चैनल, फर्स्ट प्राइवेट चैनल, तो वहाँ से काम शुरू किया। अच्छा इरफान साहब, इस तरह से ठाकुर साहब ने भी इशारा किया कि ना जाने कितने सारे कैरेक्टर्स, और पहले वक्त से पहले आ जाना, और जब तक रच बस नहीं जाना कैरेक्टर, तब तक उस पर मेहनत करते रहना। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि शो रनर, उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। कैसे आप जांच लेना या भांप लेना, ऑब्वियसली आपकी तो एक मेजर उसी में से है, लेकिन इट्स अ वेरी टफ टास्क है ना। बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे कैरेक्टर से, एक्टर से मिलना बहुत मुश्किल जॉब है। मेरा ख्याल है कि ये दोबारा ब्लेसिंग वाली बात है कि आपको बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि आप में कितना पोटेंशियल है, और वो ख़ास तौर पे जब हमारे जैसा काम कर रहा होता है बंदा, तो ये इट्स अ सेकंड मैरिज। एक नज़र ही काफ़ी होती है। मीडिया इज़ अ सेकंड मैरिज। वो आपका उसी तरह से है कि वो, बल्कि मेरा ख्याल है कि जो एक्चुअल मैरिज इज़ द सेकंड मैरिज, मीडिया इज़ द फर्स्ट मैरिज। देख ले, वो बेगम खफा हो जाएंगी इस बात पे। तो वो जो है अब नहीं होती, आप क्या उसमें, और वो घर में अगर सपोर्ट है ही तो फिर आप बाहर के महाजों पे लड़ सकते हैं। अगर घर में कंफ्यूजन है तो फिर बाहर भी सारा काम जो है वो ख़राब हो जाता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। और वो बड़े, अगेन आई एम ब्लेस्ड कि घर में इस किस्म की सिचुएशन थी, ऐसा माहौल था कि वो पेरेंट्स के साथ साथ मेरे बेगम साहिबा और सबकी इतनी इस हद तक सपोर्ट थी, हाँ, कि वो रातों को आना, टाइम से पहले दफ्तर चले जाना, सारा कुछ। वो एक जुनून वाली चीज़ होती है, वो एक लाइफ स्टाइल है जो आपने ओढ़ लिया हुआ। तो वो ऑब्वियसली काम तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं, उनके खर्चे उठाने के लिए या उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो प्रायोरिटी तो वही है। लेकिन जो लाइफ स्टाइल है जो अल्लाह ताला ने एक साइड पे हमें लगा दिया, और ख़ास तौर पे फिर अगर आपकी नीयत साफ़ हो, चीज़ें बेहतर हों, तो फिर अल्लाह ताला अब जो शेडी कैरेक्टर्स होते हैं वो आपकी लाइफ में से खुद ही माइनस करते जाते हैं। और वही जैसे मैंने बताया कि एयरपोर्ट और सारा कुछ, और उसके बाद सारा कुछ, वो वैसे ही अल्लाह मियाँ उसी डायरेक्शन में आपको जो है वो हेल्प करने लगे, और शेडी लोगों को हटा देता है, और जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनको फिर साथ साथ वो लेके आए। वो एक बड़ा, तो ये जो इतनी
माशाल्लाह जर्नी रही लंबी इसमें क्योंकि आपसे भी हमारी अक्सर ऑन एंड ऑफ जो मुलाकात रहती है, गुफ्तगू हम अक्सर आफ्टर शो बैठते हैं, गुफ्तगू रहती है और आपसे भी बहुत बार शो में मुलाकात हुई, मैंने आपकी बहुत सारे अदर इंटरव्यूज़ भी देख चुकी हूँ। तो इस दोस्ती के बीच में जो एक कनेक्टिंग डॉट है, आप दोनों को लगता है कि वो स्पिरिचुअलिटी भी है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं? क्योंकि इरफान साहब को तो टिल्ट मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन एक महसूस होता है, और आपने भी बहुत बार जिक्र किया कि अभी तक मेरा हज करना बाकी है, हालांकि 14 या माशाल्लाह 15 बार आप हज अदा कर चुके हैं। अभी मैं सीख रहा हूँ, अभी मैं करूँगा इंशाल्लाह। क्या बात है। मैंने ना बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियों के साथ काम किया हुआ, जो बहुत प्रोफेशनल लोग, बहुत प्रोफेशनल लोग, उनमें और इरफान साहब में एक बात बड़ी कॉमन है, और सिर्फ पाकिस्तान में इरफान साहब के अंदर है। मैंने हज़ारों लोगों के साथ काम किया हुआ, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा कि वो शुरू होने से पहले उसकी वर्कशॉप होती है। बाहर इंटरनेशनल जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो अगर 7 तारीख को शुरू हो रहे हैं तो यकम से उसकी वर्कशॉप शुरू हो जाएगी, ताकि रचाव हो जाए, फिर वो शूट पे जाएं। पाकिस्तान के अंदर शायद एक बंदा, पिछले दिनों एक फिल्म मैंने की थी सुपर पंजाबी, उसके जो डायरेक्टर थे उनके मुंह से मैं सुनता था कि यार पहले वर्कशॉप कर लेते हैं, वरना पाकिस्तान के अंदर इरफान साहब फर्स्ट मैन है जो कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले वर्कशॉप्स कराते हैं और उसके अंदर पूरा का पूरा ढाल के तो फिर लेके चलते हैं। पहला प्रोग्राम जब ऑन एयर इनका जाएगा ना जी, उसमें आपको कभी भी नहीं लगेगा कि ये फर्स्ट प्रोग्राम, उसमें इतनी मेच्योरिटी होती है। इनके एक साथी हैं, दोस्त हैं, कारी हाशिम साहब। कारी हाशिम साहब मेरे वो कैप्टन हैं, मज़ाकरात के भी कैप्टन हैं, और अभी जो प्रोग्राम चल रहा है गपशप समा के ऊपर, उसके भी कैप्टन वही हैं। और मैं पिछले 12 सालों से उनके साथ सिर्फ इसलिए काम कर रहा हूँ कि वो इनके तैयार करदा हैं, वो इनकी प्रोडक्ट है। पहली वो अल्लाह की प्रोडक्ट है, लेकिन आज वो जो काम कर रहे हैं वो इनकी प्रोडक्ट है। और मेरा उनके लिए कंफर्ट लेवल इतना मजबूत है, इतना पावरफुल है कि मुझे उनकी अब आंखों से भी पता चल जाता है। अगर मैं किसी स्टेज के लेफ्ट एज पे खड़ा हूँ और वो राइट एज पे खड़े हों और वो मेरी तरफ सिर्फ देख लें तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे क्या कहना है, कि वो क्या चाह रहे हैं। और आगे से फिर जब मैं वो हरकत कर जाता हूँ तो फिर वो आगे से वो जो दाद देते हैं ना, तो वो कनेक्शन जो है ना जी, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इरफान साहब का, कारी हाशिम साहब का। अब उसमें जो बंदा शामिल हो गए हैं मेरे साथ, वो वासे चौधरी साहब भी। अच्छा, जबरदस्त। उनके साथ काम करते करते ऐसा बॉन्ड बन गया। हाँ, यस, लेवल ऐसा बन गया कि वासे भाई भी मेरी तरफ देखेंगे ना, तो मुझे पता चलता आंखों आंखों में जो यस और मैं उनकी तरफ देखूं तो भी। तो ये जो कनेक्शन है ना जी, इसका जो मेन स्विच वो इरफान साहब, क्या बात है भाई, इन्होंने वो बॉन्डिंग की है हमारी आपस के। वो जो मामलात हैं, बहुत सारी ऐसे बातें होती हैं जिसके ऊपर बहस हो जाती है, लेकिन इन 12 सालों में तो नहीं कभी हुई। क्या बात है। तो इरफान साहब ठाकुर साहब को ऑन स्क्रीन तो लोग एक उनकी एक अलग पहचान है, लेकिन असल ज़िंदगी में बहुत सारी बातें हैं जो कि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो नहीं जानते। क्या आप शेयर करना चाहेंगे कोई ख़ास किस्सा, क्योंकि बहुत सारे मोमेंट्स आए होंगे, बहुत सारे किस्से कहानियाँ हुए होंगे, कोई ऐसा लम्हा जो आप शेयर करना चाहें हो या अनफॉरगेटेबल हो आप दोनों के लिए? अनफॉरगेटेबल तो क्योंकि मीडिया में तो मुसलसल चीज़ें स्ट्रगल चलती रहती है, इनके साथ जो अनफॉरगेटेबल है वो एक लम्हा नहीं है, वो कोई 15 दिन का स्पेल है पूरा, जब हज के लिए हम लोग इकट्ठे गए। और वो हज के लिए किस तरह से हम लोग गए वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कहानी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में नहीं था दीन के हवाले से और इसके हवाले से, और अभी भी इनकी मोहब्बत है। और एक आधा और किस्सा मैं आपको सुनाऊँगा कि जब अल्लाह ताला ने रास्ते खोलने होते हैं तो मुझे उम्रे का शौक़ आया, और मेरे साथ ये सूरत हाल थी कि मुझे लगता था, और बड़ा अरसा मुझे लगता था कि मैं जब जाऊंगा तो मैं तो वो खाना काबा देख के मैं तो अगली सांस नहीं आएगी, मैं तो मर जाऊँ। बाकायदा मुझे इस पे यकीन था
कि मेरी अगली सांस नहीं आनी, पहली नजर। हाँ वो मैं अगली नज़र की तो बारी और आनी भी नहीं चाहिए, उसके बाद रह क्या जाता है बाकी, उसके बाद आपकी नज़र तो ख़त्म, बस वो एक चीज़ वो इमेज रह जाता है उसमें, बाकी सारी चीज़ें बेमानी से कुछ हो जाती हैं। तो मेरा यही था कि मैंने तो ज़िंदा नहीं रह सकना ये देखने के बाद। और दूसरा ये था कि मुझे एक ख्वाब आया, बड़ा अजीब सी बात है, ख्वाब आया जाने से पहले, मुझे अभी जाने का प्लान भी नहीं था। अच्छा। मुझे ख्वाब आया कि ये मैं वहाँ पे गया हुआ हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं मरा मुरा तो कोई नहीं, ड्रामे करता था मैं कि मैं ऐसे मैंने मर जाना है, और मैं कर क्या रहा हूँ, एक खाना काबा की जो हाइट है छत के लेवल पे एक मिट्टी की ढेरी है और उसके ऊपर मैं कोई काम कर रहा हूँ, कोई मेहनत कर रहा हूँ, और मैं इस पे भी अपने आप को शर्मिंदा फील कर रहा हूँ कि मैं एक तो मरा नहीं, दूसरा मैं यहाँ पे आके मैं उम्र भी नहीं कर रहा, अपने कोई काम करी जा रहे हैं, यार ये क्या है। और वो बड़ा अजीब मुझे हॉन्ट किया, और मैं एहो जी गल मैं किसी ने दसन जोगा भी नहीं कि यार मैं ये क्या क्या ख्वाब देखा है मैंने। एक तो मैं मरा नहीं और मेरा ये था कि मैं देख के मुझे कुछ हो जाएगा, और दूसरा मैं वहाँ पे खाना काबा पहली दफ़ा गया हूँ, खाना काबा मेरे सामने है और मैं उसकी हाइट पे हूँ, उसके और वो जो उसकी छत है उसकी हाइट पे एक साइड पे, और मैं देख रहा हूँ खाना काबा को, लेकिन मैं उम्रा नहीं कर रहा, कुछ और कर रहा हूँ। तो मैं ये गल है ही दसने वाली किसी ने मैं ये ख्वाब को लेके बैठा हुआ हूँ। अच्छा उसके बाद प्लान हुआ कि अल्लाह ताला ने तौफीक दी, तो मैंने अपनी बेगम साहब को कहा कि यार उम्रा पे चलते हैं, और अब उस दुनिया टीवी में हम लोग कर रहे थे, काम शुरू हो चुका हुआ था। तो बेगम साहब ने कहा कि नहीं, आपके अब्बू को आपसे भी ज़्यादा का शौक है, अब्बू को लेके जाएं पहले, उसके बाद मैं बाद में किसी वक्त जाऊंगी, पहले उनको लेके जाएं। अच्छा वालिद साहब जो है उनका हार्ट का मसला, हार्ट सर्जरी हुई भी थी, घुटनों का मसला, नज़र का नाइट ब्लाइंडनेस का मसला, तो ही वाज हैविंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स एट दैट टाइम, ओल्ड एज का जो सारा सिलसिला होता है, ही वाज 70+ एट दैट टाइम। तो लेकिन बेगम साहब ने कहा कि नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यार मैं कैसे वालिद साहब को लेके जाऊँ, उनका ना पासपोर्ट इस वक्त बना हुआ है, एक्सपायर हुआ है सारा, और वो ना वो कहीं आते जाते थे तो शनाख्ती कार्ड टिकट एक्सपायर हुआ था। हाँ कि यार मैं कैसे लेके, उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं जाना, फिर बेगम ने कहा, वो जो बेगम का मैं बता रहा हूँ ना, मैंने नहीं जाना। तो अच्छा मैंने भाई को फ़ोन किया कि यार वो क्या ऐसे सिचुएशन है, उसने भाई ने कहा कि यार चल ठीक है मैं भी चलता हूँ, तो अब्बू को लेके चलता हूँ। तो वो दिनों में जिस तरह से है वो बना, प्लान बना और सारा कुछ, और अब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो आपको याद होगा, और इन्होंने बड़ी आगाही की, इन्होंने मेरे पास अभी भी आप अगर मेरे ऑफिस में आते हैं तो पीछे एक बोर्ड लगा होता है जिस पे मैं अपनी वर्किंग वगैरह कर रहा होता हूँ, तो वो उस चैनल में भी वो बोर्ड लगा हुआ था। तो मैंने जब बुकिंग शुकिंग सारा कुछ करवाया तो मैंने कहा कि ठाकुर साहब ये होटल है और ये सारी चीज़ें तो पाने की ठहर जो, उन्होंने मार्कर पकड़ा और पूरे का पूरा नक्शा वहाँ पे खींच दिया कि आपका होटल यहाँ पे है और दरवाजे यहाँ पे होंगे और बाबुसलाम जो है वो इस जगह पे है और ये इधर से आप ऐसे जाएंगे, ये फूड कोर्ट्स हैं यहाँ पे, खाने पीने की चीज़ें, ये एशियन मतलब वो पूरे का पूरा नज़र के सामने वो बनाए जा रहे हैं सारा कुछ कि भी ऐसे हो गया, ये ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे जाओगे ये होगा, एशियन खाना होगा ये होगा, अगर आपने कुछ वेस्टर्न खाना है तो वहाँ पे खाने की ये चीज़ें होंगी, यहाँ से आपको व्हील चेयर मिल जाएगी, इस जगह से आप जाओगे, और ये मदीना मुनव्वरा की सारी स्केचिंग है, ये मक्का मुकर्रमा की सारी स्केचिंग है। वो सारा कुछ करने के बाद अब जब मैं वहाँ पे गया हूँ, एक तो ये कहानी तो डिफरेंट है, लेकिन जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो मुझे लगता था कि पहले भी आया हूँ, इतना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ था उसमें कि मैं मुझे कोई मसला नहीं था। भाई साहब यार वो टैक्सी यहाँ से मिलेगी, अच्छा वो उधर जाना है, अच्छा वो यहाँ पे ऐसे होगा, तो मुझे फील हो रहा था और मुझे वो पूरा वो बोर्ड मेरा जो ऑफिस का था जो इन्होंने स्केच किया हुआ था वो फ़ौरन आता था कि अच्छा यहाँ से इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट थी, ख्वाब वाली बात, वो ये थी कि जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम वो कंस्ट्रक्शन हो रही थी और व्हील चेयर वालों के लिए उन्होंने एक ऊपर सर्कल बनाया हुआ था और सर्कल खाना काबा की छत की हाइट का था, तो व्हील चेयर वालों के लिए नीचे की एक्सेस नहीं थी, याद होगा आपको। वो एक सर्कल वहाँ पे वो बोर्ड सा था, कोई बड़ा कमाल सा वो बना हुआ था और उस हाइट का था। और मैं उस वक्त फोकस भी मेरा यही था कि यार अब्बा जी को कोई मसला ना हो, अब्बा जी आपने वहाँ जाते ही फौरन फिर कनेक्ट कर लिया? नहीं हुआ ना, वो बाद में आके कनेक्ट हुआ, उस वक्त तो कि वो फिर ख्वाब कनेक्ट हुआ कि वो वाली सिचुएशन पहले से इंडिकेशन थी कि तुम वहाँ पे जाओगे, उस हाइट पे होगा,
तू उम्रा नहीं कर रहा होगा, तू खिदमत कर रहा होगा। बात है, अरे वाह। और ये मेरा ख्याल है ये ख्वाब उस वक्त का था जब मेरा कोई प्लान को, मैं इतना कोई इस्लामिस्ट हूँ तो अभी भी खैर क्या हूँ, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल ही वो था उसमें। तो वो मुझे उस वक्त ये इंडिकेशन आई थी कि मैं उस वक्त वहाँ पे इस तरह से होऊंगा। तो एग्जैक्टली आई फाउंड माई सेल्फ फर्स्ट व्हेन आई सॉ खाना काबा, सो आई वाज एट दैट हाइट विद माई फादर। नहीं, खुदा की रजा जिस चीज में हो उसको फिर कौन कैसे टाल तो सकता वो है। इंडिकेशन जो है वो इस तरह से। पिछले दिनों भी मुझे कॉल आई थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार वो जो बनाया था वो क्यों उन्होंने बनाया था? हाँ, रिंग पूरा बना, रिंग पूरा बना था। हाँ, उसके अंदर जो बरामदे थे ना जी, पहले बरामदे जो थे जिसके ऊपर कुप्पे से लगे होते हैं, आप टेलीविजन पे देखते होंगे जब बैतुल्ला को, तो वो एक कुप्पे सा बरामदा आता है, वो ना तुर्कियों के हाथ का बना हुआ था। उसके जो नीचे थे ना जी, वो पानी के लिए, जमजम के लिए लगाए हुए थे इन्होंने। तो हाजी जो थे ना उसमें टकरा जाते थे, जख्मी हो जाते थे। फिर इन्होंने उसका नक्शा बनाया और तुर्क वालों से इजाज़त ली कि इस बरामदे को हम निकाल के इस जैसा ही बरामदा जो है वो थोड़ा पीछे हटा के बना लेते हैं। तो वो जब बरामदे की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई तो लोगों को प्रॉब्लम होती थी, ख़ास तौर पे व्हील चेयर वालों के लिए, क्योंकि वो बरामदा जो था उसके ऊपर ही तो व्हील चेयर वालों का बरामदा था, वो राउंड। नीचे जो बैतुल्ला है ना जी, इसके साथ अगर आप 7 चक्कर लगाएंगे तो वो आपको पड़ेंगे 2.5 किलोमीटर। इब्राहिम वो मकाम इब्राहिम है, उसके बाहर करेंगे तो 3.5 किलोमीटर। अगर बिल्कुल एंड वाले पोर्शन में आप आ जाएंगे तो 4.5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के दरमियान। और अगर आप ऊपर उस पर व्हील चेयर वाले बरामदे पे जाते हैं तो तकरीबन 7 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का एक यस। सर्कल है उसमें। और अगर छत पे चले जाएं तो 9 किलोमीटर। ठाकुर साहब, आप तो यहाँ पे माशाल्लाह बड़ी खुशनसीबी है कि चप्पे चप्पे से वाकिफ हो चुके होंगे, लेकिन तशनगी फिर भी बाकी होगी। नहीं, अभी तो शुरू ही नहीं अभी तो शुरू नहीं अभी तो ट्रेन नहीं कर रहे हैं। तो मेरे लिए वो उस वक्त बड़ा इम्पोर्टेंट मोमेंट था कि मैं आई वाज एलियन देयर, फर्स्ट टाइम आई वाज देयर, और वो एक वॉव फैक्टर भी होता है। और उसमें उस मौके पे अगर मुझे इस तरह से आ गई वहाँ पे सारी हर चीज़ की ना होती, वालिद साहब को जो काफ़ी ज़्यादा बीमार थे उनको साथ लेके चलना, और अगर मैं उनको साथ लेके चलना होता और मैंने चीज़ें भी टटोलनी होती, ढूंढनी होती, तो मेरे लिए वो भाई भी वाज देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, उनके लिए भी वो सारी सिचुएशन थी। तो वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर था कि वो मुझे आज तक वो मेरी आंखों पे, वो जो मेरे ऑफिस के बोर्ड का वो नक्शा जो आपने वो बनाया हुआ है। मैंने बहुत स्कूटी चलाई वहाँ। हाँ, स्कूटी का वहाँ लाइसेंस तो है नहीं। हाँ, वो तो एक वो सबसे मेरे लिए आसान ये रहा, थी अच्छा। कि वो 2000 की मिल जाती है वहाँ। अच्छा। 2000 रियाल की मिल जाती है वहाँ, ब्रांड न्यू, और लाइसेंस भी नहीं है उसका। उसके पीछे टोकरी लग जाती है इतनी बड़ी। हाजी जो होते हैं ना जी, हाजियों के ज़हन में होता है कि बाल पॉइंट चाहिए। अब वो इधर उधर देखा, बाल पॉइंट नहीं करना। ठाकुर के थे जी, उस होता है वो इन्होंने उठाकर बात पा बाल पॉइंट नहीं लब रही। अच्छा जी, उन्हें लब के ले आके बाल। अब रोटी है ना जी, वो हर एक की अपना मिजाज है। वो नान खाना है, नहीं मैंने नहीं नान खाना है, मैंने रोगनी नान खाना। उन्होंने कहा नहीं मैंने रोटी खानी छोटी वाली। वो कहता नहीं मैंने वो लंबी जो नहीं उधर से केपी से मिलती वो खानी। अब रोटी की वैरायटी वहाँ बहुत है। अच्छा, मैं आपकी सॉरी बात यहीं पे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना, मुझे अभी तक ये मैं इतनी भी खुशकिस्मत नहीं हुई कि, लेकिन मेरी ख्वाहिश बड़ी है कि मैं उम्रे के लिए जा सकूं और देख सकूं, क्योंकि मियाँ साहब जो हैं वो हर सफ़र में, मियाँ साहब वापस नहीं आते, आप जाती नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस साल ज़रूर एयरलाइन में है जी, और वो सारा रूट भी जो है उधर का है। तो वो एवरी टाइम जब भी जाते हैं तो वो ड्राइव करके वक्त निकाल के वो उम्रा लाजमी कर आते हैं। तो बेगम को लेके नहीं जाते, बेगम खजूरे ला के आप सब देते, बेगम को लेके नहीं जा रहे। नहीं, वो जब भी उधर से आएगा बुलावा तो देखे वहाँ से आना है ना, बुलावा तो कहीं और से आएगा। तो मैंने ये बात बहुत लोगों से सुनी, जो लोग वहाँ के, आप किसी भी चीज़ की खाने की ख्वाहिश करते हैं तो वो आपकी यूं पूरी हो जाती है। मेरे पास एक बच्चे को बिठाया, एक बंदे ने, उसने कहा यार मेरा वजू डिस्टर्ब हो गया है, अच्छा मैं जा रहा हूँ, मैं वजू करने, तो ये मेरा बच्चा है आपके पास, ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा। मैंने कहा ठीक है जी। उन्होंने कहा अगर नमाज हो जाए तो ऐसा है कि बाबुल बिलाल से आप बाहर निकलेंगे ना तो मैं बाहर आपका इंतज़ार करूँगा। मैंने कहा जी ठीक है। अब वो बच्चा मेरे साथ, बच्चे का मैंने बाजू पकड़ा और नमाज हो गई, निकल रहे हैं बाबुल बिलाल से,
तो मैंने ऐसे प्यार से जैसे बच्चों को पूछते हैं, मैंने कहा पुत्र कुछ खाना है? चलो तो कहते जी हाँ लड्डू खाना है। अच्छा लड्डू उत्थे लड्डू किथे अच्छा, अब मेरे फौरन ज़हन में आ गया कि इसका दिल कर रहा है मीठा खाना है। मीठा खाने का, हाँ। वहाँ जी ना जी एक बूरे वाला के एक बुजुर्ग हैं, उनके पास ना जी ऐसे गोल दायरे के अंदर थर्मस लगे होते हैं चाय के। आप उनसे के पुदीने वाली चाय पीनी है तो वहीं करके पुदीने वाला उसमें डाल दें। आपने कहा जी अदरक वाली चाय पीनी तो उसमें से ढूंढेंगे भी अदरक वाला कौन सा है, वो आपको अदरक वाला कावा डाल दें। उनके पास बड़ी वैरायटी, उनके पास मदीने की सारी खजूरें होती हैं, डब्बे पड़े होते हैं। किसी ने कहा जी मैंने वो अंबर खानी है तो वो ऐसे लो जी अंबर वाला डब्बा। उनके पास बड़ा मज़ेदार, वो मेरे लिए तो वो बड़ा मज़ा होता है कि नमाज पढ़ के आके कावा और खजूर। मैं क्या मीठा खाने को दिल कर रहा है, बाबे के पास अभी खजूरें हैं हज़ारों के साथ। उधर पहुंचे हैं बाबा जी के पास, जाके बैठे हैं ना, तो उन्होंने ना कहना जी ठाकर साहब बड़े दिनों बाद आए। मैं कि बस इधरों मुश्किल अंदर निकला, मैं बाबर उधर से गुजरता हूँ। तो डब्बा खोले, कहते मेरी बेटी जड़ी है उन्हें अज इम्तिहान पास किया तो लड्डू। मैं बच्चे हल वेखे लड्डू माल देखे है, मैं कह लाओ मेरे बच्चे लड्डू। अब उनको मैंने लड्डू दिए और चाय पिए, कावा पिया, और यही सोचता हुआ आ रहा हूँ कि कोई दुनिया की ऐसी ख्वाहिश है नहीं जो वहाँ पूरी ना होती हो, ख़ास तौर पे मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा में भी, लेकिन मदीना मुनव्वरा जो है ना। अच्छा, थोड़ा सा हमें बताएं, मेरे जैसे जो लोग वहाँ पे अभी नहीं जा सके और दिल भी करता है, और थैंक्स टू सोशल मीडिया के इतनी सारी चीज़ें जानने का मौका मिला, हम वो वीडियोस देख सकते हैं थ्रू यूट्यूब, या जो लोग जाते हैं वो लम्हात कैप्चर करके लाते हैं, और हम जैसे लोग जो कि जाने की ख्वाहिशमंद होते हैं वो देख लेते हैं। आपके लिए आई एम श्योर हर लम्हा बहुत ही, आप दोनों से मेरा सवाल है कि बहुत ही खूबसूरत होगा, लेकिन एक लम्हा तो ना कपकपी तारी हो जाना जिस्म पर, या बस अल्लाह से लगे कि अब डायरेक्टली बात हो रही है, ऐसा कोई लम्हा, ऐसा कोई वक्त जो कि आपको याद हो कि आपको लगा हो कि अब तो खुदा मुझे सुन रहा है, या ये बात तो बस सीधा ऊपर पहुंच गई? कई दफ़ा ऐसा हुआ, एक दफ़ा हर लम्हे हो रहा होता है। हर लम्हे हो रहा होता है। यूके में गया हूँ तो जिस दिन मैंने वापस आना था उसी दिन ही पासपोर्ट मेरा गुम हो गया, हज का वीज़ा लगा हुआ। मंडे को मॉर्निंग को मैंने यहाँ पहुँचना है, मंडे मॉर्निंग को, ट्यूसडे और वेडनेसडे को मेरी हज की फ़्लाइट है, और पासपोर्ट गुम हो गया। एम्बेसी से मैंने पेपर बनवाए हैं, ट्रैवल पेपर, और मैं लाहौर आया हूँ। सुबह 9 बजे मैं एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, सीधा पासपोर्ट के दफ्तर में गया। उन्होंने मुझे कहा है कि जी इस्लामाबाद से पासपोर्ट कोई बंदा भेज के मंगा लें, अगर आपको आज चाहिए। आ नहीं सकता। मैंने उधर जो सऊदी कौंसलेट है ना जी, वहाँ मेरे एक दोस्त थे फजल भाई, मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा भाई को बंदा है उधर पासपोर्ट, उन्होंने कहा अभी मैं भेजता हूँ। तो मुझे याद आया कि वो जो फाइल है मेरे वीज़े की, वो बंदे तो सऊदीया चले गए हैं, उनकी फ़्लाइटें तो चली गई हैं। तो मैंने लाले फजल को फ़ोन किया, मैंने कहा लाला वो जिनके पास मेरी फ़ाइल है वीज़े की, वो तो सऊदीया चले गए हैं, तो अब वो किस तरह मुमकिन है? तो आगे से वो कह रहा है वो तो मैंने वीज़ा लगा के डेवो पे चढ़ा दिया, रात को 9 बजे मिलेगा। वाह। मैंने कहा तो वीज़ा कैसे आपको मिला? कह रहा है मैंने ज़िंदगी में कभी किसी वीज़े की फोटो कॉपी नहीं किया, तुम्हारे वीज़े का फोटो कॉपी मैंने किया था, दराज में रखा था कि उधर मैं जाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि तुम्हारा वीज़े का फोटो कॉपी मेरे पास है। तो वीज़ा लग के आ गया। इससे मैं क्या कहूँ। अभी हम जब हज पे थे मदीना मुनव्वरा में, हमारी फ़्लाइट ऐसी थी कि पहले मदीना मुनव्वरा में जाना था, हमने कुछ अर्सा वहाँ पे काम करना था, उसके बाद फिर हज के लिए मक्का मुकर्रमा में जाना था। और हम रोज़ अब मस्जिद में जा रहे हैं, मस्जिद नबवी में, और रियाजुल जन्ना की जो जगह है वहाँ पे अब हम कहाँ, जब हज के दिनों में कहाँ मौका मिलना है कि आप जा सकें, पास से नहीं गुजर सकते, इतना रश सारा कुछ। मैंने ठाकुर साहब को कहा कि यार आई मीन व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, इतने अच्छे बैठे हुए हैं यहाँ पे और अंदर नहीं जाया जा रहा यार, क्या कर रहे हैं उसमें? अगर पाए चलो कुछ करना है, जो इनका एक सिस्टम होता है कि हाँ पाए ना, चलो बताना नहीं क्या करना है, बस कुछ कर, चलो ठीक है, उसमें रख लिया अपने पास उन्होंने एक ये कि यार ये एक फरमाइश आई है और ये इसका कुछ करना है।
और फिर उसके बाद इनका, क्योंकि एक ही कमरे में थे हम वहाँ पे, तो कि इरफान भाई सुबह जो है आपने इतने बजे, साथ नमाज सवेरे थे, उठता नहीं सी नमाज के बाद आपने इस जगह पे आपने बस हमने इंतज़ार करना है और देखें क्या होता है फिर। और वो फिर हुआ ऐसे कि एक टाइम इस किस्म का आता है वहाँ पे कि फजर की नमाज के बाद और शायद असर की नमाज के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि जन्नत से सबको निकाल दिया जाता है और फिर सफाई वगैरह सारी होती है। तो वो उन्होंने ऐसा टाइम, इन्होंने पता नहीं किस बंदे को ये बताएंगे किन से रब्ता किया और क्या हुआ, कि वो जो टाइम था कि जब सब लोगों को निकाल दिया गया और उस वक्त सिर्फ सफाई वहाँ पे होनी थी, उस वक्त हमें उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे जिस जगह पे जन्नत में आप बैठ के आप पढ़ना चाहते हैं हज के दिनों में, जिस जगह पे आपने इबादत करनी, जिस जगह पे आपने नफल अदा करने हैं, वो किस तरह से हुआ था। मैं पूछा नहीं, मेरा कम ही हो गया सी, मैं क्या, फिर मैं क्यों नहीं उधर पेड़ क्यों गिनूं आम खाने मेरे हमारे ना एक दोस्त हैं लाला फजल गुलाम, बेसिकली वो जुनूबी पंजाब के हैं, सराइकी हैं, लेकिन सराइकी नहीं उनको आती क्योंकि उनके दादा गए थे, उनके वालिद साहब वहाँ पैदा हुए, वो भी वहाँ पैदा हुए, तो सराइकी उनको इतनी आती है कि मुझे चूँकि ज़्यादा अरबी नहीं आती, तो मैं उन्होंने पूछा ना, मैं कहा लाला कितना आई, तो वो आगे से सिर्फ इतना ही कहते अमदा पा, यानी अमदा प्या भी नहीं कहना होंदा, आंदा प्या भी नहीं कहना, तो कोई अरबी बोलते हैं अमदा पा, ठीक है जी। वो वहाँ पे ना चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, अब रिटायर हो गए हैं, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है ज़्यादा अंदर ड्यूटी कर। अभी जो लास्ट हज था उसमें मेरे साथ सफदर मलिक साहब थे। अब वहाँ कोई ऐप बना दी गई है, उस पे जाना है, फिर उस पे टाइम होना है, फिर फलाना, फिर वो घूम पता नहीं किधर से आना है, कुछ कोई रूट बने हुए हैं। बाबुल निसा से दाखिल अब वो करते हैं। अब ये सारा कुछ हुआ है, इसके बावजूद हम वहाँ से सलाम करने के लिए गए हैं, तो मुझे वो सिक्योरिटी वाले ने कहा कि वो रियाजुल जन्ना में बंदा आपको इशारा कर रहा है। अच्छा। तो मैंने उनकी तरफ देखा तो उसने कहा भी उधर से आओ। तो वो सिक्योरिटी ऑफिसर जो था वो उसने प्लास्टिक वाला डब्बा हटाया, उन्होंने कहा इधर से आए, उधर से जाके बाबुल निसा से ऐसे दाखिल करके उन्होंने कहा यहाँ से सीधे जाएं, वो बैठा है, तो रियाजुल जन्ना में बैठे। कितनी बड़ी बात है, ज़बरदस्त, इतनी प्यारी प्यारी वैसे बातें हो रही हैं। दिल तो नहीं कर रहा कि इस टॉपिक से हटकर अब कोई और, लेकिन चूँकि वक्त की कमी भी है तो मैं चाहूँगी कि दीगर भी हम कुछ बातें ज़रा जानने की कोशिश करें। इरफान साहब, एक बार आपसे मेरी मुलाकात हुई और हम गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने इनको ठाकुर साहब कहा अपने घर के मामलात की कुछ बातें होनी थी, तो मैंने कहा मेरे जो मियाँ हैं या मैंने कहा हम सेल्फ मेड लोग हैं इस तरह की। मैंने कहा सेल्फ मेड क्या होता है? मैंने कहा मतलब सेल्फ मेड जो आपके वालिदैन है कि खुद सब कुछ किया है, खुद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं। मैंने कहा जो माँ बाप ने पाल पोस के इस काबिल बना दी है वो क्या कम है? इतनी प्यारी बात मुझे लगी, मैंने जाके उमेर को भी बताई कि हम लोग समझते हैं ना कि ज़िंदगी में कि हम ही सब कुछ है, ये सब कुछ हमारा है, लेकिन उस दिन मेरे दिमाग का वो बल्ब रोशन हुआ। मैंने कहा अरे वाह, कि जो हमें लगता है ना कि सब कुछ हमारी मेहनत है, हम कर रहे हैं, अल्लाह की ब्लेसिंग हम पे है, लेकिन हमें जो बना कर अल्लाह की ज़ात के बाद जो माँ बाप पीछे होते हैं, ये तो उनका भी एक कितना बड़ा क्रेडिट है। आपका बॉन्ड आपकी फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ किस तरह से रहा? अच्छा, पेरेंट्स के साथ का तो मैं करता हूँ, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इसकी तशरीह कर दूँ कि सेल्फ मेड जब आप कहते हैं अपने आप को, तो अपने इर्द गिर्द के बहुत से दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों, पेरेंट्स को, बहन भाई, बेगम, बच्चों को, जिन्होंने आपके साथ हर दुख के लम्हे में आपके पास खड़े होते हैं और आपको सहारा दिया होता है, आपको मौका दिया होता है, और सिर्फ उन्हीं को अंदाज़ा होता है कि आप कहीं पहुंच जाएंगे। आप उनकी इंसल्ट कर रहे होते हैं जब आप कहते हैं कि नफ़ी छोटा लफ्ज़ है, इंसल्ट बाकायदा कर रहे होते हैं कि वो जो आपके साथ उस वक्त में खड़े हुए थे और वो आपको दिलासा दे रहे थे। 100 दफ़ा आप गिरे, 100 दफ़ा आपने जो है वो आपके मसाइल हुए, सब कुछ हुआ, और आपने उनको कहा कि नहीं मैं सेल्फ मेड हूँ उसमें। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो इससे बड़ी मैं और क्या हो सकती है? तो वो एक बहुत बड़ा, इट्स शेमफुल, मैं बहुत बड़ा लफ्ज़ बोलूँगा कि ये शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस तरह से कहते हैं कि सेल्फ मेड है। सेल्फ मेड कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बहुत से लोगों के ख्वाब होते हैं, बहुत से लोगों की अल्लाह की एक तो ज़ात है, ख्वाहिशें होती हैं, अल्लाह की, और उसके बाद जो तो कोई मैच नहीं, अल्लाह ने हमें यहाँ पे जो ब्लेसिंग्स दी हुई हैं,
उन्होंने फिर सपोर्ट दी है ना कि आपके बीवी बच्चे हैं, आपके वालिदैन हैं, आपके कई ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको, आप जब सड़कों पे फिर रहे होते हैं तो उसमें आपका वो सहारा बने होते हैं। आपको कभी जरूरत पड़ी है, ऐसी ऐसी जगहों से आपको जो है सपोर्ट मिल रही होती है कि आप सोचा भी सोच नहीं नहीं होता। रहे। फिर तुम कहते हो कि मैं अकेला ही लड़ रहा था, नहीं, अकेले नहीं लड़ रहे थे, कोई अकेला, कोई सेल्फ मेड नहीं है उसमें। यस, दूसरी बात जो आपकी है, पेरेंट्स ने जिस तरह से सिखाया वो बड़ा अजीब किस्म का था। वो इस किस्म की सूरत हाल थी कि मैं अगर आपको बताऊं कि मेरी वालदा जो है कुछ 10 साल जो है वो बेड रिडन रही हैं, वो उसमें उनको पैरालाइज हो गई थी और वो 10 साल। तो मेरे वालिद साहब ने जो एक डबल बेड जो एक घर में होता है, वो 10 साल उसी बेड पे, कि होता है ना कि एक बंदा बीमार हो गया, बेड रिडन है, तो उसको तो फिर और किस्म का ट्रीटमेंट चाहिए, बिस्तर ख़राब भी होना है, गंदा भी होना है, सारा कुछ होना है। लेकिन मेरे वालिद साहब ने कहा कि यार अगर अच्छा टाइम इकट्ठे गुजारा हुआ है तो ये नहीं कि उन बीमार हो गए हो तो बिस्तर वखरा कर दो। ओहो, 10 साल वो बेड रिडन रही और वो उसी एक बेड पे, वालिद साहब भी और वालिदा भी। वालिद साहब ठीक थे, मतलब बीमारियों वगैरह थी, वो एज का जो फैक्टर था, लेकिन उस तरह का नहीं था कि वो बिल्कुल अपना हाथ बाजू भी नहीं हिला सकती सारा कुछ। लेकिन वालिद साहब ने कहा कि नहीं, तो ये जो ट्रेनिंग्स हमारे पास आई ना, ये जो एक कल्चर उन्होंने शो किया, उसके बाद हमें खाने के लिए क्या पसंद, किस तरह से वो उन्होंने सिखाया, किस तरह से सिखाया कि यार ये जो अम्मा खा रही है ना, जो बिल्कुल परहेजी खाना जिसमें नमक मिर्च है ही नहीं, अम्मा के साथ बैठ के खाना, यस, इसके पीछे क्या फिलॉसफी वही खाना है। क्योंकि अच्छे वक्तों में अपनी फरमाइश की जो चीज़ें थे वो आपने सारे माँ से बनवाई। अब माँ पे जो बुरा वक्त आया है तो आप कहीं माँ का भांडा वखरा कर दो, और ना भाई ना, ये नहीं होना, ये नहीं होना। और फिर वो सिखाया कि यार जब आपने घर में आना है, तो अभी भी मेरा ये होता है, थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस हूँ, क्योंकि मैं पानी भी पीऊँ तो मैं आई गेन वेट, तो बाकी सारा जो है वो मेरा परहेज़ी चल रहा होता है। लेकिन वो एक ट्रेनिंग ऐसी है कि मैंने घर आके देखना है कि मेरे बच्चों ने क्या छोड़ा हुआ है खाने का, प्लेटों में क्या क्या है, वो उन्होंने जो छोड़ा हुआ है सबसे पहले मैंने वो खाना है, उसके बाद फिर अपना खाना। ये भी पेरेंट्स की तरफ से जो है वो आ रहा है, वो चीज़ें सारी, कि वो जो चीज़ें हैं वो ज़ाया नहीं करनी। वो होता है मुलाजिम को दे दे करता, नहीं यार नहीं, मुलाजिम क्यों, आसिफ घाटा तो वो चीज़ें सारी, वो चीज़ें ज़ाया नहीं होनी चाहिए। इन्होंने इतनी वो चीज़ें खूबसूरत नहीं ऐसी होनी बात की है कि उसके बाद आगे हाँ। बढ़ते हुए ना हाँ। दिल कर रहा है कि उसी बात पे मैं रुक गई हूँ, कि जो खाने वाली बात की, हाँ। कि दिल को, और वो मेरा अभी भी जो फेवरेट चीज़ होती है उसी वक्त से वालदा की तरफ से उसमें, कि यार वो जो, क्योंकि जो एक पैरालाइज आप सबको पता हो कि वो इतना परहेजी होता है, वो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में, कोई मसाला, कोई चीज़ नहीं होती, कुछ नहीं इरफान होता साहब, उसमें। आपने अपने घर में अपने अब्बा के जूते अभी तक रखे हुए हैं, उसके पीछे क्या, वो दरवाजे पे पड़े हुए हैं, क्या फलसफा है इसके पीछे क्या? वो एहतराम रहता है, अंदर आते हैं तो लगता है वो अब्बा जी है ना, हाँ, लेट वो वहाँ पे है, वो उसमें वो जूता यूज़ भी मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ उनको, तो वो एक एहतराम रहता है। कि उनकी शॉल होती थी, वो शॉल भी मेरे पास सोफे पे अक्सर पड़ी होती है, वहाँ पे उधर ही जहाँ पे वो बैठते होते थे। जिंदगी में कोई ऐसा तो लम्हा वो प्रेजेंस जब रहती है, वो उनकी एहतराम कमी रहता बहुत है, महसूस हुई हो? बच्चों की वो हर लम्हे, बच्चों के लिए अहमियत रहती है कि यार अब्बा दादा के जूते पड़े हुए हैं, दादा की शॉल पड़ी हुई है, तो एक वो एक डिसिप्लिन जो उस टाइम पे होता था, साढ़े को डिसिप्लिन नहीं रह सकता, लेकिन वो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जो है ना, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। यही चीज़ ठाकुर साहब आप समझते हैं कि शायद जो हमारी जनरेशन है अभी, मैं इस चीज़ को रियलाइज़ करती हूँ, शायद हम लैक कर रहे हैं, या हमसे, मतलब आई विश कि ये जो वैल्यूज़ हैं जिनका जिक्र इन्होंने किया, जो इनके अब्बा ने इनको एक वैल्यूज़ है, जो लेगेसी दी, अब ये आगे ट्रांसफ़र करने में बहुत हद तक कामयाब रहे होंगे। अब की जनरेशन, ये हम बॉन्ड आपको लगता है कम होता जा रहा है? नहीं, ये आपकी सोच है, ये हमें लगता है। कुरान की एक आयत है, वह मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, ये सिर्फ वाहिद आयत है जो माँ बाप के ऊपर अप्लाई नहीं होती। अल्लाह अल्लाह, क्योंकि दुनिया में सिर्फ हर माँ चीज़, और माँ। बाप ऐसा रिश्ता है जो अपने से आगे आपको देखना चाहते हैं, हसद कर ही नहीं सकते हैं, वरना दुनिया के तमाम रिश्ते, अरे वाह, हमसाए, सारे हसद करेंगे आपसे। आप थोड़ा सा उनके एक कदम आगे चलेंगे ना, उनके ऊपर हसद तारी हो जाएगा। उनके लिए कहा गया वह मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, माँ बाप के लिए नहीं कहा। ये अपने से आगे देखना चाहते हैं, और ये रिवायत कभी नहीं ख़त्म हो सकती। ये आपको अभी फील हो रहा है, जब आपके बच्चे इस मकाम पर आएंगे जहाँ अब इरफान साहब, तो उनके दिल में आपका एहतराम ऐसे ही होगा कि वो हमारे माँ बाप। एक बात बड़ी पुरानी है और बड़ी मशहूर है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो पूरी नहीं लोग बात बताते। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत यानी उसकी माँ का हाथ होता है।
और हर मर्द की तनज़्ज़ुली के पीछे कई औरतों का हाथ है। कामयाबी के पीछे एक ही औरत का हाथ है, वो माँ है। और उसकी तनज़्ज़ुली के पीछे जो कई औरतों का हाथ है ना, उसकी वजह फिर वो मर्द ही होता है। एग्जैक्टली इसको मैं इसी चीज़ में थोड़ा सा वज़न और डालूँ उनकी बात में। मैं जब यहाँ पे लाहौर में प्रोडक्शंस कर रहा था, चीज़ें कर रहा था, जियो चैनल से मैं एसोसिएटेड था, तो एक मैं ब्यूरो में यहाँ का था, जिसमें हम तो एंटरटेनमेंट वगैरह कर रहे थे वहाँ पे, लेकिन वो लाहौर का एक ब्यूरो ऑफिस था जियो का, वहाँ पे मैं काम कर रहा था। तो मुझे मौका मिला ऐसा कि उन्होंने कहा कि आप जो है वो हेड ऑफिस आ जाएं और मेन स्ट्रीम में, मतलब यहाँ पे हम जब ब्यूरो होता है ना, तो अब डिसीजंस इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, डिसीजंस कर नहीं रहे होते। तो उन्होंने कहा कि आप उधर आके बैठे जहाँ पे डिसीजंस हो रहे होते हैं, फिर कहते हैं कि लाहौर कर ले, ये इस्लामाबाद कर ले, ये कराची कर ले। तो मेन जो सिचुएशन है वो नादिया खान शो लॉन्च करना था, चीज़ें करनी थी, तो वो उसके लिए फिर उन्होंने कहा कि यार आप जो है वो यू हैव टू शिफ्ट टू हेड ऑफिस, ताकि वहाँ पे ब्रेन जो है वो वहाँ पे है, बाकी तो हाथ पाँव है ना, सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, सोच सारी वहाँ से हो रही थी। तो उधर आप आके बैठे। तो मेरे लिए उस वक्त बहुत डाइसी सिचुएशन हो गई कि अब पेरेंट्स मेरे, वालदा पैरालाइज्ड हैं, वालिद साहब वहाँ पे हैं, बेगम अभी एक मेरा बेटा था, अभी हमारी को 1.5-2 साल हुए थे शादी हुए हुए। तो छोड़ के जाना किस तरह से, क्या होगा, बेगम को लेके जाऊं, पेरेंट्स को, भाई के पास बुरी बात है, पेरेंट्स मेरे पास ही हैं, तो भाई या बहन के पास छोड़ के जाऊं। एक बॉन्डिंग पेरेंट्स की भी हुई होती है इस एज में, इस सिचुएशन में आप कहें कि भी पेरेंट्स को आपने किसी और को, भाई के पास शिफ्ट करना है या कहीं करना है। तो मेरे लिए बहुत उस वक्त सिचुएशन ऑड थी। तो उस वक्त बट मेरे लिए दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट कि आप मेन स्ट्रीम में जाके बैठ रहे हैं, प्लानर्स के साथ जाके बैठ रहे हैं, उस सिचुएशन में जा रहे हैं, छोड़ने वाला भी नहीं वो काम था। तो उस वक्त मैं बेगम से डिस्कस किया, तो उसने कहा कि नहीं, मैं पेरेंट्स के साथ, आप जाएं अपना फ्यूचर बनाएं, क्योंकि पेरेंट्स के साथ जो है उनको नहीं हिलाना। लेकिन जब फ्यूचर बनाने गए और जब वापस वालदा से मिलने आए तो उन्होंने हाथ थाम लिया, मैं वो क्या किस्सा हुआ? वो मैं बताता हूँ। तो वो उसने कहा कि नहीं, वो नहीं जाना, उसमें मैंने नहीं जाना, आप जाएं। तो वो एक मेरे लिए बड़ा हौसला था, वो जो कामयाब जिस हद तक हम कामयाब हैं, वो एक कि वो घर की सपोर्ट और वो बेगम की सपोर्ट जो है उसमें, कि यार नहीं, आप जाएं, इनको मैं संभालूँ। तो खैर वो था भी, मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी, आना जाना भी मेरा बहुत ज़्यादा था, दुबई का था, लाहौर का, कराची का, इस्लामाबाद का, मतलब मुसलसल आई वाज एट दैट टाइम, बहुत से प्रोजेक्ट्स हो रहे थे, चीज़ें हो रही थी। तो वो उसमें वो हुआ। उसके बाद जो आप बात करें, उसके बाद मैं एयरवाइज वापस लाहौर आ गया, यहाँ पे सेटल हो गया। फिर मैंने जियो छोड़ के मैंने एयरवाइज स्विच किया। जब एयरवाइज स्विच किया तो वो उसमें ऑब्वियसली फिर मैं अकेला ही गया। अब वो वालदा की एज और ज़्यादा डिटीरिएट हो रही थी, तो उनकी हेल्थ जो है, तो उस वक्त सूरत हाल ये हुई कि एक दफ़ा मैं वापस आया, और फिर उस वक्त क्योंकि उसमें एयरवाइज में इतनी ट्रैवलिंग नहीं थी मेरी, तो मैं कम आता था, महीने में एक आधा चक्कर लगता था। तो इस तरह से अम्मा के पास आया और आके मैंने उनसे हाथ मिलाया जाने के लिए, और उन्होंने हाथ पकड़ा मेरा कि जिस तरह से होता था उसमें, उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा। उप्स। तो वो फिर खैर मैं, ऑब्वियसली फ़्लाइट थी, सारा कुछ था, मैं सुबह के वक्त मैंने दूसरी सोच ही नहीं आई उसके बाद। हाँ, फिर मैं गया और मैंने वहाँ जाके रिज़ाइन किया, गया तो सही, मैं जाके रिज़ाइन करके आई केम बैक टू लाहौर। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने बहुत भाग लगाया, दुनिया टीवी ज्वाइन किया और सारा कुछ, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन वो ऐसी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ बड़ी इंटरेस्टिंगली, लेकिन उसके लिए शायद नीयत का प्योरीफाइड 100% वो होना बड़ा ज़रूरी है उसमें, कि जो आप कर रहे हैं आपकी कोई ख्वाहिश रह गई हो अधूरी, या अल्लाह ने बहुत ब्लेसिंग की है? मैंने हमेशा सुने आपके मुंह से, आप शुक्र अदा किया है। बहुत हर जो नहीं सोची थी वो भी कई पूरी हो गई। अरे अल्लाह। हाँ जी, हर तरह से, यानी 3 चीज़ें ही होती हैं, जान, माल और औलाद दुनिया में। तो जान भी ठीक है, औलाद भी मेरी बड़ी अच्छी है, कंट्रोल में है, जो कहें वो करते हैं, जो मना कर दे मना हो जाता है। अरे वाह। हाँ जी, और माल जो है, जो अल्लाह ने दिया है, उसमें कभी लालच आई ही नहीं। वो जो भी है, वो अलीम डार फाउंडेशन के साथ हूँ मैं, सुंदस फाउंडेशन के साथ हूँ। 25,166 बच्चे वो हैं, अल्लाह। इधर तो टोटल 4 बच्चे हैं। वो 4 बच्चों को तो मैं 2 दिन में जो कमाऊंगा उनके लिए 1 महीने के लिए काफ़ी होता है। बाकी 6 दिन मैं इन बच्चों के लिए काम करता हूँ, 24 दिन मैं उन बच्चों के लिए काम करता हूँ। तो वो बड़ी ब्लेसिंग है। एक पैसा कभी नहीं जमा किया,
क्योंकि पता नहीं क्यों, हालांकि हो सकता है ये गलत बात है, मुझे लगता है इस वक्त हम मुर्दा हैं, कब्र में जाके जिंदा होंगे, तो मुर्दों को नहीं चाहिए माल इकट्ठा करना। एक घर है वो भी आधा मेरा है, वो हम चूँकि पैसे वो जमा करती थी, तो जब वो बात आई तो मैंने कहा यार दोनों के नाम होना चाहिए, पैसे आपने जमा किए। अरे अल्लाह हू। बस वो एक चीज़ है, या गाड़ी शाड़ी होगी, इसके अलावा कभी कुछ नहीं बचाया, बचाना चाहिए नहीं, रखना चाहिए नहीं, संभालना चाहिए नहीं। अल्लाह के रास्ते में जो खर्च होगा वो आपका है, बहुत खूब। जो इधर आप खाएंगे और जमा करेंगे वो तो फिर किसी का है। और फिर जब अगले जहान का सोचेंगे तो यहाँ पे थोड़ी जमा करेंगे। अच्छा, जैसे कि इरफान साहब ने अपने पेरेंट्स के साथ अपने बॉन्ड का जिक्र किया, आपका आपके वालिदैन के साथ वक्त कैसा गुजरा, कैसा बॉन्ड रहा, बचपन कैसा रहा? मैं चूँकि ना जी बचपन से ही आवारा गर्द आदमी साबित हुआ, वाह वाह वाह। बहुत मैं बस मेरा दिल करता था मैं कोई रोज़ नई जगह देखूं, अच्छा। तो माँ बाप के साथ ज़्यादा रहता था। मेरी अम्मा मुझसे बहुत प्यार करती थी, अब्बू मेरे कराची में थे जब मुझे होश आया, तो अम्मा जी जो थी वो मियाँ चन्नू में थी। मेरी वालदा जो थी उनको चेस्ट का कैंसर था, वो जो मेडिसिन यूज़ करती थी वो बड़ी हीट उसमें ना जी बॉडी में आ जाती थी, तो फिर मैं सर्दियों के जो दिन थे वो तो उसी तरह ही गुजरते थे, गर्मियों में फिर अपनी मैं वालदा को लेके मरी चला जाता था। वाह। वहाँ जाके अम्मा के साथ 3-4 महीने गुजारता था, उधर ही मजदूरी करता था, उधर ही काम करता था। अभी काम का आगाज़ मीडिया का अभी नहीं हुआ था? हाँ नहीं हुआ था, कहीं थोड़ा थोड़ा हो भी गया था, लेकिन वो जो मरी आर्ट्स काउंसिल थी वहाँ पे ड्रामा होता था, ठीक। तो कभी उधर कर लेता था, हल्की हल्की बदमाशी भी कर लेता था। लोगों के दोस्ती मेरी ऐसी थी माल रोड के ऊपर कि मेरे लिए ये मुश्किल नहीं था भी सब्ज़ी कितों लेनी है, गोश्त कितों लेना है, रोटी कितों खानी है, वो प्रॉब्लम थी नहीं। सारे मेरे दोस्त थे वहाँ पर मरी के, तो 3 महीने उधर रहता था। एंड जो आखिरी मेरी शादी के कुछ दिन गुजरे हैं ना जी, उसमें ना जी मेरे वालिद साहब को थोड़ा सा ना ये फ्रीजिंग हो गई, बाजू की फ्रीजिंग हो गई थी, शोल्डर फ्रीजिंग। हाँ जी हाँ जी, चलने फिरने में थोड़ा सा मुश्किल हो। वो एक सीन शायद मेरी ज़िंदगी का हासिल सीन है कि मैं जैतून जो था ना जी, वो मेरे दोस्त थे सऊदीया में, उनसे मैंने जैतून मंगाया, पीपे पूरा 5 किलो का पीपा। तो मैं अपने वालिद साहब को वो यूरोपियन कच्छी पहना के और उनको मैंने जी जैतून की मालिश करता, और साथ मैंने जी वो आयत भी पढ़ता, बतीनी व जैतूनी। मेरी तो पता नहीं कि अल्लाह की तरफ से दिमाग में आया। अब वो चौथा या 5वां दिन था, तो मैं रूम में गया हूँ तो अब्बू नहीं है। मैंने अपनी वाइफ से पूछा, तो उन्होंने कहा जी अभी थोड़ी देर पहले तो इधर ही थे। ठीक। तो मुझे ना शावर की आवाज़ आई, मैंने कहा वॉशरूम, उन्होंने कहा खुद ही गए हैं। अब वो जो ना वॉशरूम से जो निकले ना जी, तौलिया उन्होंने बांधा हुआ था। अब वो सीन है उर्दू फिल्म का, नदीम और शबनम का, अरे वाह। कि मैं दरवाजे में खड़ा हूँ अच्छा। और वालिद साहब जो हैं वो वॉशरूम से बाहर निकले, और दोनों ने एक दूसरे को देखा, उधर से अब्बू भागे, इधर से मैं भागा, वाह वाह वाह, और दोनों ने जफ्फी डाली है और गिर गए हैं कालीन पे। क्या बात। और मेरे वालिद साहब ने इतना मुझे प्यार किया, इतना प्यार किया, मुझे सीने से लगा के ऐसे ही, जब दोबारा से उठे फिर मुझे जफ्फी डाली, और फिर मुझे कहने के चल फिल्म देखने चलिए। अरे वाह। मैं कहा अब्बा जी, उन्होंने कहा यार तू की जादू कीता यार, मैं मायूस हो गया सन जिंदगी तो। अब वो जो लेके मैं मेरी वाइफ मेरे बच्चे हम जे पापा को लेके निकले हैं ना जी, तो जब वापस आए हैं तो मेरे वालिद साहब ने मुझे ऐसे देख के जब मुझे कहा ना, उन्होंने कहा पुत्र इस दुनिया की तेरी को कांड नहीं ला सकता। अरे अल्लाह हो, अल्लाह हो। दुआ दिल से जो माँ बाप की निकलती है, क्या बात है। मेरी माँ तो हर वक्त दुआएं करती थी, माँ तो ऐसी, मेरी माँ 25-30 साल हो गए उनको गए हुए। मेरे वालिद साहब जो हैं वो मेरी शादी हुई थी 2002 में, तो 1.5 साल हमारे साथ रहे, वो आखिरी जो वक्त था। और फिर उन्होंने मुझे वेडनेसडे की रात थी जब मुझे कहा कि मुझे मियाँ चन्नू छोड़ाओ। मियाँ चन्नू मेरा गांव शहर है, मैं वेडनेसडे को उनको छोड़ने गया, और जुमेरात को जब मैं वापस आया तो जुम्मे को दोबारा कॉल आ गई थी फ्राइडे को,
तो मुझे फ्राइडे को फिर वापस गया, बाबा जान इस दुनिया से जा चुके। उसके बाद मुझे अम्मा की बातें और अब्बा की बातें जो थी ना जी, वो मुझे बड़ा हौसला रहा। मेरी माँ मुझे कहा करती थी कि तुम मक्का के हाजियों के खादम, अरे मेरी माँ कहती थी अल्लाह अकबर। कि पुत्र जिंदगी में तुम हाजियों की खिदमत करोगे। वो ज़माना मैंने देखा हुआ है कि मेरी फैमिली के बहुत सारे लोग जो थे ना जी, वो पैसे जमा करते रहते थे और उनको हम खाने वाले स्टेशन पे छोड़ के आते थे, जहाँ से वो ट्रेन में बैठ के कराची जाते, फिर शिप में बैठ के जाते। वो 8-10 दिन का सफ़र, वो 3-4 महीनों के सफ़र। तो सबसे ज़्यादा ना जी मैं जाता था अपने ख़ानदान, पता नहीं क्यों, ताया चाचा मामा, पता नहीं उन्होंने भी कोई रिश्तेदार ने हाजते जा रहे हैं, तो मैं ज़रूर जाना है। तो उस वजह से ना मेरी माँ कहा करती थी। तो वो दिल मुतमईन है, जैसे अम्मा को बता रहे हैं कि अम्मा की खिदमत की और लेके उनको चले गए, अब्बा के लिए जो है वो जी जान लगा दिया, तो वो दिल मुतमईन है, सुकून में है कि कोई सफ़र ऐसा नहीं हो सकता मैं मोटरवे पे चढ़ूं। जाना मैंने मुल्तान है, लेकिन पहले सफ़र में ना जी मैं बहुत कम अकेले सफ़र करता हूँ। मेरी वाइफ और मेरे बच्चे अक्सर हम टाइमिंग ऐसी करते हैं, स्कूल का टाइमिंग ऐसी बनाते हैं कि सफ़र इकट्ठे करें, क्योंकि वो सफ़र में जो 2-3-4 घंटे वही तो मज़ेदार सफ़र होता है। पहले जाएंगे अम्मी अब्बू की तरफ, वहाँ जाके दुआ करेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। रूट कोई भी हो, रूट लाजमी है कि पहले वहाँ जाना है, वहाँ जाके दुआ करनी है। अम्मी अब्बू करीब करीब ही है, बिल्कुल सही जफ्फी डालता हूँ जा, पक्का मुझे यकीन होता है कि मेरी माँ ने भी ऐसे हाथ ऐसे किए। वो देखिए ना, हम हर चीज़ के पीछे भागते रहते हैं, शोहरत के पीछे, पैसे के पीछे, अपने काम के पीछे, उनसे दिल लगाते रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि माँ नहीं अलग नहीं, माँ बाप जो है वो ये जो वक्त है, और जिन लोगों ने ये वक्त पा लिया उनके तो फिर नसीब ही बदल गए। यस, मुझे तो नहीं कभी हुआ शोहरत के पीछे या पैसे की। मैं यूजुअली हमारे यहाँ जो लोगों का इस तरह से, तो शायद यकीन की कमी होती है। यकीन, मोहकम, अमल, पैहम, मोहब्बत, फातिह आलम, 3 तो चीज़ें हैं। बाबा हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमा के तो गए हैं भी 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं आप पूरी दुनिया फतह कर सकते हैं। यकीन मोहकम, पक्का 100% प्योरिटी के साथ आपका यकीन हो कि जो कुछ भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है, गैर अल्लाह से नहीं हो सकता। अमल पैहम, आप उसके ऊपर अमल भी करते हो, निरियां गल्ला नहीं, अमल के साथ हो, और मोहब्बत हो आपके अंदर। फातिह आलम, पूरी दुनिया और क्या चाहिए, और क्या फिर क्यों भागना किसी चीज़ के पीछे। 3 चीज़ें अपने अंदर पैदा हो गई, फतह ही फतह है आपकी, इस दुनिया में भी आखिरत में। बहुत खूब। इरफान साहब, इफ्तिखार साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। यकीन माने कि भी इतने सारे चैप्टर्स और बहुत सारी बातें थी जो मेरे ख्याल से कि पता ही नहीं चला कि ये जो वक्त है वो कहाँ चला गया, और इतना कुछ सीखने का मौका मिला आज। ट्रस्ट मी, छोटी छोटी बातें इतनी जो पेरेंट्स की, आपने यकीन करें कि वो बातें दिल के अंदर उतरी, और यही वक्त है कि अगर हम अपने आप को दुरुस्त कर लें, हम अपनी जो गलतियां हैं उनको ठीक कर लें, उनको रियलाइज़ कर लें, उनका एहसास कर लें। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। प्रोग्राम का टाइम नाज़रीन ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह दोबारा होगी मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।